In the last lecture we were talking about angular momentum, और मैंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। मैंने बताया आपको कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं ना अपन। तो मुझे कौन बताएगा क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? कल ही डिस्कस कर रहे थे अपन, राइट? सो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपन। एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसके बहुत ही डिटेल में जाएंगे। कल मैंने सिर्फ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम नाम की एक क्वांटिटी होती है, उसका सिंबल होता है एल, उसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और उसके डायमेंशन से m1 l2 t-1। और इसके अलावा मैंने तुमको बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट, इट इज क्वाइट सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है, तो लीनियर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं p इज इक्वल टू mv। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही p की डायरेक्शन है, और इसका यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। ये लीनियर मोशन में। तो जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम है, वैसे रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम है, राइट? रोटेशनल मोशन में कौन सा मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम। फिर अपन ने काफी डिस्कशन किया इसके सिमिलैरिटीज के बारे में एंगुलर मोमेंटम के। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिमिलैरिटी क्या थी कि एल, तो यहाँ पे मास की जगह आएगा आई, वी की जगह आएगा ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। सही बात है, जैसे एम वी की जैसा, है कि नहीं? फिर मैंने तुमको बताया कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में एकदम डिट्टो सिमिलर है कि नहीं? सेकंड लॉ जो है न्यूटन का वो लीनियर मोशन में कैसा है? वो लीनियर मोशन में है सॉरी, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। एग्जैक्टली सिमिलर रोटेशनल मोशन में भी है, सिर्फ रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह क्या आता है? फोर्स की जगह आता है टॉर्क, टाउ एक्सटर्नल, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, है कि नहीं? राइट? उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, व्हाट डिड आई टेल यू? यहाँ पे अगर मास कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें? m इंटू ए में। सेम इक्वेशन अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर वेरिएबल मास सिस्टम होगी। तो इसमें थोड़ा सा अलग है वेरिएबल मास सिस्टम के बारे में, शायद आप में से काफी लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं मुझसे पूछ लो, या फिर मैं एक काम करेंगे ना, उसको उसको अलग से ही देखेंगे यार, अभी टाइम लगेगा उसको, अभी बताने जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आई अल्फा। यहां तक मैं डिस्कस कर चुका था, है कि नहीं? तो आज चलो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। मैं आपको एंगुलर मोमेंटम के एकदम बेसिक डेफिनेशन पे लेके जाता हूँ, एकदम बेसिक डेफिनेशन पे। और एकदम आप बोलोगे सर कौन सी बेसिक डेफिनेशन? कल तो आपने बोल ही दिया कि लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू एम वी है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई ओमेगा है। लेकिन उससे भी बेसिक डेफिनेशन है किसकी? एंगुलर मोमेंटम की। क्या डेफिनेशन है? चलो मैं आपको बोलता हूं। एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन ऐसी, लेट मी टेल यू, जो मैंने कल इंट्रोड्यूस नहीं की थी आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। इमेजिन करो ये एक एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m। पे अटेंशन, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो पार्टिकल है उसका मास है m। उस पार्टिकल का ओरिजिन से जो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, वो ऐसा है r वेक्टर, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। और उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कुछ ऐसी है। तो इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा? लीनियर मोमेंटम तो बहुत आसान है, लीनियर मोमेंटम निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। लीनियर मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू एम वी। ओके ओके, तो लीनियर मोमेंटम हो गया p इक्वल टू एम वी। तो लीनियर मोमेंटम से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो अबाउट ओरिजिन। एंगुलर मोमेंटम
एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन एंगुलर मोमेंटम आएगा L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ऐसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये देखो, देखो ठीक से। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कल आपने कितना इजी डेफिनेशन बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा और वो ऑब्जेक्ट ऐसा घूम रहा है ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L इक्वल टू आई ओमेगा। यही बोला था ना मैंने कल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो गोल घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, बहुत ज्यादा सोचना है क्या, नहीं, सिंपल। आपने आर क्रॉस पी लिखा। हाँ, आर क्रॉस पी ही है, आर क्रॉस पी, पी का मतलब है मोमेंटम। ये तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी। फिर यहाँ पे मास कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है मास को साइड में ले लो, ये हो जाएगा आर क्रॉस वी। फिर आर और वी में लेटस से एंगल थीटा है, तो आर और वी में अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। चलो भाई लिख लो इसको, ऐसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब तुम बोलोगे सर फिर तुमने जो कल बोला था वो क्या था, ये जो बॉक्स में यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, वो क्या था, वो भी एंगुलर मोमेंटम ही है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन आई नो, सर तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये भी एंगुलर मोमेंटम है और ये भी एंगुलर मोमेंटम है, तो वो कैसे, वो भी मैं समझाता हूँ। पहले ये लिख लो तुम कि एंगुलर मोमेंटम की ये बेसिक डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम या तो अबाउट पॉइंट होता है या अबाउट एक्सिस होता है, अबाउट ए सर्टेन पॉइंट या अबाउट ए एक्सिस। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ना भी हो, वो लीनियर मोशन में भी हो, फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम तुम निकाल सकते हो। सिर्फ तुमको ये खुद को पूछना है कि अबाउट व्हाट। पार्थ मुझे बोल रहा है कि सर प्लीज गो स्लो। ओके, अच्छा मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट बता रहा हूँ क्या, ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि थोड़ा फास्ट हो रहा है? सर तो फिर आज की इक्वेशन कोई भी पार्टिकल को लगा सकते हैं और कल की बस रोटेशनल मोशन के लिए। नहीं, आप आज बोलो। एक्चुअली एक्चुअली मैं इन दोनों को कनेक्ट करके बताने वाला हूँ तुम लोग, मतलब मैं इससे इससे ये डिराइव करके बताने वाला हूँ। हाँ सर, वो समझ गया कि आप कैसे करेंगे, पर ये हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ना, हाँ और हाँ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पूरे बॉडी के लिए, हाँ ये पूरे बॉडी के लिए, दिस इज फॉर द होल बॉडी एंड दिस इज फॉर अ पार्टिकल, दिस इज फॉर अ पार्टिकल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको निकालने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से एक और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, देखो सपोज सिचुएशन ऐसी है, बोल दिया कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो अबाउट ओरिजिन। ये आपको पता होना चाहिए अबाउट व्हाट, हमेशा अबाउट व्हाट। तुमको बोला कोई भी बताओ एंगुलर मोमेंटम, तुम्हारा तुम्हारा री क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए अबाउट व्हाट। भाई एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हो अबाउट व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो जैसे एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से डिस्टेंस है 10 मीटर, और लेटस से ये एंगल है 30 डिग्री। तो बताओ अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन एल क्या आएगा, देखो एल आएगा, ये देखो एल क्या है, आर क्रॉस पी। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, मतलब आर पी साइन थीटा, पी होता है एम वी, आर एम वी साइन थीटा। जनरली इसको अपन डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा।
तो क्या आएगा यहाँ पे एल, एम कितना है 2 kg, वी कितना है 5, आर कितना है 10, साइन थीटा, थीटा कितना है आर और वी में, आर की डायरेक्शन ये, वी की डायरेक्शन ये, इसमें एंगल कितना है 30, साइन 30, ये हो जाएगा 2 × 5 × 10 × 1/2, 2 कैंसल, ये हो जाएगा 50 kg/m²/सेकेंड। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पार्थ बेटा समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा स्लो डाउन कर रहा हूं मैं तुम्हारा समझ। लिखने को थोड़ा, हाँ, अच्छा लिखने के लिए टाइम चाहिए, अच्छा ठीक है ठीक है, लिखो लिखो लिखो। चलो मैंने अगर ऐसा एक और क्वेश्चन दिया आप लोगों को, तो विल यू बी एबल टू सॉल्व इट? देखो हाँ, चलो ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा चैलेंजिंग जो दो क्वेश्चन की इजी क्वेश्चन दो। एक काम करता हूं, पहला क्वेश्चन इजी देता हूं, दूसरा क्वेश्चन चैलेंजिंग, ठीक है? ओके, पहला क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन चैलेंजिंग होगा, ठीक है? फाइंड एंगुलर मोमेंटम of the particle of mass 5 kg shown in figure about किस पॉइंट के निकालना देगा? अबाउट ओरिजिन, ठीक है, पहला अबाउट ओरिजिन, दूसरा अबाउट पॉइंट 2,3, देखो 2,3,0 करता हूं मैं इसको, 2,3,0, ये मास है पार्टिकल और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 10 आई कैप मीटर/सेकेंड, ठीक है? और इसका लोकेशन है 4,3,8, 4,3,8। चलो भाई सोचो इसके बारे में, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। पहले ओरिजिन के अबाउट निकालो, बाद में 2,3,0 के अबाउट निकालो। इसके लिए मैं दे रहा हूं 1 मिनट। पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालो, बाद में सेकंड का। थीटा क्या है? थीटा मुझे लगता है तुम खुद निकाल सकते हो, आई थिंक, नहीं तो तुम आर क्रॉस पी भी यूज कर सकते हो, आर क्रॉस पी डायरेक्ट, आर क्रॉस पी। थीटा देने की जरूरत है क्या? थीटा देने की जरूरत है? यहां से आर वेक्टर सीधा आ जाएगा ना, 4 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। और p क्या होता है? p होता है मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। मास कितना दिया भाई 5 kg, और वेलोसिटी वेक्टर कितना दिया 10 i कैप ना, ये 50 i कैप हो गया ना। तुम्हारे पास r भी है और तुम्हारे पास p भी है, इससे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आएगा? आई जे के, आर वेक्टर क्या है 4,3,8 और पी वेक्टर क्या है 50i 0j 0k। करो तो क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्या आता है। आई कैप के लिए मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा,
माइनस जे कैप के लिए 0 माइनस 400 आएगा, और के कैप का कोएफिशिएंट 0 माइनस 150 आएगा। ये सही लिखा मैंने? बोलो यस और नो। यस ना? ये आएगा 0 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 400 जे माइनस 150 के। ये आ जाएगा तुम्हारा एल वेक्टर। एल वेक्टर इज इक्वल टू 400 जे माइनस 150 के। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर आना चाहिए। देख लो भाई, मैंने सही किया है कि गलत किया है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके, चले क्या आगे? अभी मुझे बताओ नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से आर वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, है कि नहीं? मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट अस से वो पॉइंट ये ए पॉइंट, और तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पे वो इधर जा रहा है 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो तुमको ये जो तुम्हारा बी पॉइंट है, तुमको वहां तक वेक्टर लेना पड़ेगा ऐसे, आर वेक्टर, क्योंकि तुमको इसके अबाउट निकालने का है ना। तो अभी तुम्हारा आर वेक्टर क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को? अपने अपने पॉइंट्स क्या क्या थे वो? 4,3,8, 4,3,8 था ये, कैप प्लस जे कैप, और ये दूसरा वाला पॉइंट क्या था? 2,3,0 था ये, 2,3,0। तो ये आर वेक्टर क्या आएगा? 08 आएगा सर। आर वेक्टर आएगा 4 माइनस 2 2 आई कैप, आई कैप 3 माइनस 3 0 जे कैप, 0 8 माइनस 0 8 के कैप, 8 के कैप। ये आएगा, है ना? ये आएगा आर वेक्टर। अब तुमको करना पड़ेगा P इज इक्वल टू वो जो अपना मोमेंटम है वो लेके, P मोमेंटम कितना अपना mv, वो है अपना 50 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, ये मीटर में है, और ये केजी मीटर पर सेकंड में। अब करो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आंसर निकालने के लिए। L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, ये हो जाएगा मॉड ऑफ आई जे के, ये हो जाएगा 208 208, ये हो जाएगा 50 0 0। देखो तो कितना आता है ये, आई के लिए तो 0 हो जाएगा, जे के लिए जे को माइनस लगता है ना ऐसे 400, माइनस, और के के लिए भी 0। इसके लिए आंसर आ जाएगा बस 400 जे कैप, दैट्स इट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये सेकंड का आंसर आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? समझे ना? इजी है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। एंगुलर मोमेंटम तुमको अगर निकालना है तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी करना पड़ेगा बस। ओके, सिर्फ किसके अबाउट निकालने का वो पता होना चाहिए। अभी मैं तुमको थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। ओके, आई एम गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ चैलेंजिंग क्वेश्चन, सोच समझ के बताओ। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the angular momentum of a particle projected with initial velocity u at angle theta with horizontal when it is at the
highest point in its path, about point of projection, about point of projection. चलो भाई, थोड़ा इस क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा इसका. इसके लिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूं 1 मिनट. सर एक्सिस क्या पूछ रहे हो बेटा आप? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अबाउट बोला है ना, अबाउट व्हाट, अबाउट, ये देखो यहाँ पे बोला है अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, ऑब्जेक्ट ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा. तो जब पार्टिकल जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अब जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा मतलब यहाँ पे होगा, उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, और वो कितनी होगी वो भी आपको पता है, कितनी होगी बताओ तो. क्यू cos cos थीटा। theta. वेरी गुड. जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, तो होगी यू कॉस थीटा, ये भी आपको पता है. उसका मास मान लो m है, तो जो r वेक्टर होगा, क्योंकि तुमको अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, है कि नहीं. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तुम्हारा ओरिजिन है, तो उसके अबाउट निकालने का है, तो उसके अबाउट निकालना है, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से तुमको आर वेक्टर लेना पड़ेगा. तो तुम्हारा आर वेक्टर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना. सर रेंज बाय 2 करेंगे। हाँ, तो तुम आर वेक्टर निकालो, वी वेक्टर ले लो और आर क्रॉस पी करो. फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा. इफ यू वांट टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम. मुझे लगता है कि पाइथागोरस थ्योरम तक जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, क्योंकि नहीं पड़ेगी। क्योंकि तुम यहाँ पे सीधा ऐसे लिख सकते हो कि तुम्हारा ये पार्ट जो है ये हाफ ऑफ द रेंज है, राइट ना. हाँ सर। और जो वर्टिकल है वो वर्टिकल वाला पार्ट कितना आएगा, ये तुम्हारा एच मैक्स है, एच मैक्स है. तो तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स, एक्स डायरेक्शन में कितना है ये r/2 आई कैप, और y डायरेक्शन में कितना है ये एच मैक्स जे कैप. ये मैंने सही लिखा क्या, ये बताओ मेरे को. यस सर. हाँ सर। ये मैंने सही लिखा, ये मेरा आर वेक्टर है अबाउट ओरिजिन, ठीक है. अब मुझे वेलोसिटी वेक्टर बताओ, इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा आएगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा. यू cos थीटा आई कैप और 0 जे कैप। वेरी गुड, यू cos थीटा आई कैप प्लस 0 जे कैप. अब मुझे बताओ, मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर भी है, मेरे पास आर वेक्टर भी है, तो क्या मैं एंगुलर मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकता. यस सर. डेफिनेटली कर सकता हूं, है कि नहीं. तो क्या आएगा अभी एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आर क्रॉस एम वी, है कि नहीं. तो m को बाहर निकाल दो, m इन ब्रैकेट r क्रॉस v. देखो मेरे पास v वेक्टर भी है, r वेक्टर भी है, क्या मैं r क्रॉस v बड़ा आ रहा है। आएगा, बड़ा आएगा. मैंने तो बोला था तुमको थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है बोल के. ये आएगा i, ये j, ये k. सबसे पहले देखो r वेक्टर में क्या क्या है, r वेक्टर में क्या है r/2 और h मैक्स है. यहाँ पे आएगा r/2, यहाँ पे h मैक्स, यहाँ पे आएगा 0. और वेलोसिटी वेक्टर में u cos थीटा 0 0, u cos थीटा 0 0. सही है. अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट ना. एवरीबॉडी इज पेइंग अटेंशन, राइट. अद्वैत, प्रथमेश, ईशा, शंतनु, मिताली, सो तो नहीं गए तुम लोग, भक्ति, अनुष्का, सिद्धि,
ये देखो अभी ये होगा m, अब ब्रैकेट में आएगा आई कैप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस जे कैप, माइनस जे कैप यू कॉस थीटा माइनस यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, इंटू एच मैक्स प्लस के कैप इन ब्रैकेट, ये भी 0 हो जाएगा ना? हाँ सर। हम्म, दोनों नहीं सर, के कैप माइनस एच एम मैक्स इंटू यू कॉस थीटा होगा। है ना? वो ये क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सर, जे कैप 0 आएगा। जे कैप 0 आएगा, ओके ओके, मैंने गलत लिख दिया। अरे सर, जे कैप 0 आएगा हाँ, और हाँ, के हाँ। कैप माइनस एच मैक्स इंटू यू कॉस थीटा जे कैप 0 आएगा, जे कैप 0 आएगा, और के हाँ। कैप जो आएगा माइनस एच मैक्स इंटू यू कॉस थीटा। हाँ यू इंटू यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स, ऐसा आएगा। हाँ, अब सही लिखा है अपन ने, अब सही लिखा है। तो आई का कोएफिशिएंट 0, जे का कोएफिशिएंट 0, लेकिन के का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो आएगा ये माइनस एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स इंटू के कैप, ये आएगा। तो यहाँ पे Right? एच मैक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। बस इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ, तो मैग्नीट्यूड में तो क्या, मैग्नीट्यूड इसमें 3 कंपोनेंट है ही नहीं, एक ही कंपोनेंट है, तो वो उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम यू कॉस थीटा इंटू एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हो जाएगा एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाय 2g। ये आ गया अपना आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट था इसमें, थोड़ा सा लेंदी था बस। मैं तुमको एक बात बताऊं क्या, अब तुम पूछोगे कि सर क्या इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या? आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन इसके इसी कंसेप्ट के बेसिस पे तनिष बोल रहा है कि सर नेगेटिव साइन किधर है। बेटा मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना बेटा, तो माइनस साइन नहीं लेते मैग्नीट्यूड के टाइम, ठीक है, मॉड ले रहा हूँ, मॉड। तो मैं ये बता रहा था कि एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल पहले आया था नीट में। क्वेश्चन क्या होगा पता है क्या, ये नहीं पूछा था कि मैग्नीट्यूड कितना है, सिर्फ ये पूछा था कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बस, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा दिया था एक्स वाई, और बोलो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या आएगी, तुम लोग बताओ क्या आएगी, क्या आएगी, टमाटरो क्या आएगी, अभी अभी आई ना, क्या डायरेक्शन आई? हाँ, ठीक है ठीक है। के कैप ने टमाटर, माइनस के कैप आई ना, माइनस मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन ना, नेगेटिव। तो ऑप्शंस ऐसे थे, ऑप्शंस थे ऐसे, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, निगेटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव वाई डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऑप्शन थे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सर तो उसके लिए वैल्यू की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उसके लिए वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देख के भी आंसर दे सकते हो। हाँ सर। हाँ, डायरेक्ट उससे भी आंसर आ जाता है, क्योंकि ये आर वेक्टर इधर ऐसे, ये एंगल थीटा है, तो आर वेक्टर इधर है और वी वेक्टर इधर है, तो आर क्रॉस वी करोगे तो राइट हैंड रूल से अपने आप आ जाएगा कि माइनस जेड डायरेक्शन आती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आई एम नॉट लाइंग, तुम चेक कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक सिचुएशन में बोला जाता है। ओके, अभी मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मतलब अभी तक मैं मुद्दे की बात पे नहीं था, ऐसी बात नहीं है, मुद्दे पे बात कर रहा था मैं, लेकिन क्वेश्चन कर रहे थे अभी अपन, अभी थ्योरेटिकल पॉइंट पे आ रहा हूँ। अभी क्वेश्चन ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, उसका मतलब एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, इसका और जो मैंने पहले डेफिनेशन आपको बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? तो इन दोनों का कनेक्शन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इन दोनों का कनेक्शन ये है कि आप
इससे इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे? और ये डेरिवेशन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछते भी है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करेंगे। अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है और ये r वेक्टर है, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे फाइंड करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन से आप i ओमेगा का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हो। हाउ? दिस इज हाउ। एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी। पहले समझ लो, फिर मैं आपको लिखने के लिए 1 मिनट दूंगा, फिर आप इसको लिख भी लो अपने नोटबुक में, ठीक है। सबसे पहले तो एक बॉडी कंसीडर करो जो रोटेट हो रही है। कंसीडर अ बॉडी विच इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और बोर्ड्स के एग्जाम में जब तुम लिखते हो या तुम्हारे नोट्स में भी जब तुम लिखते हो क्लास नोट्स में, तो ऐसे मेंशन करने का, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I rotating with angular velocity omega. Consider a body of moment of inertia I rotating with angular velocity omega. ओके, अब इसके इंडिविजुअल पार्टिकल कंसिडर करो, m1 m2, फिर यह लिखो कंसिडर particles m1 m2 अप टू mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे, इसमें काफी सारे पार्टिकल होंगे ना। अब तुम जितना चाहे उतने पार्टिकल यहाँ पे बना सकते हो mn। हर पार्टिकल क्या करेगा भाई, गोल गोल घूमेगा ऐसे, है कि नहीं? हर पार्टिकल गोल घूमेगा ऐसे। तो हर पार्टिकल की खुद की वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, v1 v2, ऐसे इसकी होगी vn। each particle will have velocity v1 v2 vn तक, राइट? उसको लिखो, each particle will have velocity v1 vector v2 vector up to vn vector. Let us calculate angular momentum of each particle. Let us calculate angular momentum of each particle, angular momentum of each particle। ऐसे डेरिवेशन के टाइम ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L1 आएगा। देखो L1 इज R1 क्रॉस P1। अब देखो इसकी जो रेडियस है ये R1 है। अब इसका जो मोमेंटम है वो mv1 आएगा, ये आएगा R1 क्रॉस mv1। मुझे बताओ इन दोनों में एंगल कितना है यार, R1 और v1 में, बताओ तो ये एंगल कितना है प्रथमेश, कितना एंगल बेटा ये? टमाटर 90 डिग्री एंगल है ना। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और r में एंगल कितना होता है सर्कुलर मोशन में? 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब साइन 91 हो जाएगा ना, साइन 91। तो ये बेसिकली क्या हो गया, R1 mv1 हो गया ना डायरेक्ट, R1 mv1 साइन 90 इज 1। वैसे L2 क्या हो जाएगा, R2 mv2, L3 हो जाएगा R3 mv3। ऐसे अल्टीमेटली nth पार्टिकल का क्या हो जाएगा, Rn mvn। अब वेलोसिटी जो होती है ना वो होती है v इज इक्वल टू r ओमेगा, एग्री? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, ऐसे vn इज इक्वल टू rn ओमेगा हो जाएगा। सही बात है। तो मैं अभी क्या करता हूं, L1 L2 L3 सबके लिए R1 ओमेगा R2 ओमेगा Rn ओमेगा पुट करता हूं। ध्यान दो, पुट करने से क्या मिलेगा, thus we get L1 is equal to m1 r1 v1, m1 r1 v1 कितना है r1 ओमेगा, दैट इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ln is equal to mn
आर एन स्क्वायर ओमेगा, और सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सारे एंगुलर मोमेंटम का एडिशन करोगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी L is equal to L1 plus L2 plus L3 up to Ln। तो पहले वाले का कितना है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे वाले का कितना है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे अप टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा भाई सबका कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये कहीं देखा हुआ लगता है कि ये ब्रैकेट? हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन है। बेसिकली L हो जाएगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज आई ओमेगा, हेंस प्रूव्ड। समझे कि नहीं समझे? सर। इसीलिए जो मैंने कल डेफिनेशन आपको बताई थी वो आज जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके साथ कंसिस्टेंट है। ओके, तो इसको लिखना है क्या तुम लोगों को? फटाफट चलो इसको लिख लो। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, चलो लिखो। वैसे 1 मिनट काफी तो नहीं होगा, फिर भी लिख लो। मैंने क्या किया, हर पार्टिकल का L1 L2 L3 कैलकुलेट किया और फिर सबको ऐड किया रोटेटिंग बॉडी के लिए। पहले एक पार्टिकल का, फिर दूसरे, फिर तीसरे पार्टिकल का, ऐसे n पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लेके सबकी एडिशन की, उससे अपने आप आई ओमेगा आ गया। That means the definition that I gave you earlier, that means in previous lecture, is completely consistent with today's definition. चलो चले आगे। I hope everybody understood this. सर 1 मिनट सर। Okay, सर okay डन। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का ये हमेशा याद रखो, अगर सिंगल पार्टिकल तुम्हें मिल गया, इफ यू गेट अ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, अगर सिंगल पार्टिकल है और उसका एंगुलर मोमेंटम तुमको निकालने का है, ओके, ये सिंगल पार्टिकल है और इसका एंगुलर मोमेंटम तुमको निकालने का है, तो कैसे निकालोगे? L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, मतलब L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा सिंगल पार्टिकल के लिए। और रोटेटिंग बॉडी होगी तो रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा? ये ऐसी रोटेटिंग बॉडी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल का एक दूसरा, हर पार्टिकल का निकाल के ऐड किया तो अल्टीमेटली L आता है आई ओमेगा। ओके, ये ऐसे निकाल सकते हैं, L इज इक्वल टू आई ओमेगा डायरेक्टली। अब मैं आ रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो जिसके बेसिस पे आज क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं एटलीस्ट उसको इंट्रोड्यूस कर देता हूं आज।
ताकि अपन कल उसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट में पॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर कल जल्दी शुरुआत कर पाएंगे अपन उस पॉइंट पे। तो जस्ट 5 मिनट दो मेरे को बस। वो पॉइंट है, मैं तुमको बताना चाहता हूं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तुमको याद है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर क्या था वो, याद दिलाओ तो मेरे को। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या था, या फिर प्रिंसिपल क्या था? थर्ड लॉ, नहीं नहीं, थर्ड लॉ पे नहीं था, वो सेकंड लॉ पे ही था। m1 plus m2 u2 equals to m1 plus m2 u2। हाँ, वो जो मोमेंटम कोलिजन में आपने देखा ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बेसिकली लॉ क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ external forces on a system, total linear momentum is conserved. Total linear momentum is conserved. ये था ना ये लॉ। बेसिकली क्या है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और फिर कोलिजन के काफी सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे किए थे अपन ने, सेंटर ऑफ मास के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ना, वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। सिर्फ उसमें क्या होगा, वहां पे फोर्स मैटर नहीं करता, वहां पे मैटर करता है टॉर्क। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ कैसा बनेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क tau external, total angular momentum of system remains constant, of a system is conserved or remains constant। ऐसा लॉ है। जैसे P कांस्टेंट रहता है, फोर्स नहीं है तो, वैसे L भी कांस्टेंट रहता है, टॉर्क नहीं है तो। ये बेसिकली सेकंड लॉ से ही आता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। बेसिकली न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू dp by dt। अब मुझे बताओ, अगर ये जीरो है, इसका मतलब dp by dt जीरो है। अब अगर dp by dt जीरो है, अब किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? उसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है ना जो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है ना, इसका मतलब p कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ। सिमिलरली एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, dl by dt। अब टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो मतलब dl by dt जीरो है, dl by dt जीरो है, मतलब L इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आना चाहिए ना। समझ लो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये जो पहले मैंने स्टेट किया, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जो दूसरा मैंने स्टेट किया वो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और फिजिक्स में ना जो चीज कंजर्व होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एनर्जी हो, मास हो, कुछ भी हो। इफ इट इज कंजर्व मतलब वो कांस्टेंट रहता है ना, तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि कोई सिस्टम कैसे बिहेव करेगी। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा सिस्टम का, क्योंकि आपको पता है कि इसका मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, इसका मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है, इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रिंसिपल को हम काफी यूज करने वाले हैं और इसके बेसिस पे हम काफी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन आज उतना टाइम नहीं है कि आज अभी रुकना पड़ेगा अपने को, बहुत से लोगों को नेक्स्ट लेक्चर है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एट द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्या स्टेटमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क total angular momentum of a system remains constant, total angular momentum of a system is conserved in the absence of external torque। ठीक है, चलो भाई आज यहीं पे रुकेंगे। आई होप आज का जो पार्ट अपन ने डिस्कस किया वो सबको समझ में आ गया होगा। टुमारो we'll again meet and we will solve questions based upon this principle and we will go into detail of this principle। इस प्रिंसिपल के और डिटेल में जाएंगे। ओके, तो आज यहीं पे रुकेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे इंडोर।